कभी सोचा है कि नर्मदा के तट सदैव हरे भरे क्यों दिखाई देते हैं? क्यों मालवा का पठार हरियाली से भरपूर रहता है जबकि बुंदेलखंड बार बार सूखे की मार झेलता है? ये कोई संयोग नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की विशिष्ट जलवायु का परिणाम है। भारत के हृदय में स्थित ये राज्य भौगोलिक विविधताओं का अद्भुत संगम है, जहाँ मानसून की दिशा, पवनों का प्रभाव, ऊंचाई, पठार और नदी घाटियाँ मिलकर मौसम की कहानी लिखती हैं। यही जलवायु तय करती है कि कहाँ गेहूं की सुनहरी बालियां लहराएंगी, कहाँ कपास और सोयाबीन की खेती फलेगी और कहाँ पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। नदियों का प्रवाह, वनों की सघनता, वन्य जीवों का अस्तित्व और यहाँ के लोगों की जीवन शैली तक सब कुछ जलवायु से गहराई से जुड़ा है। मध्य प्रदेश की जलवायु को समझना दरअसल प्रदेश के इतिहास, अर्थव्यवस्था और भविष्य को समझने जैसा है। तो चलिए आज इसी मौसम की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि मध्य प्रदेश का क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम क्यों है। फिर उन वजहों पर नजर डालेंगे जो इसे आकार देती हैं। मॉनसून को इसकी लाइफलाइन क्यों कहते हैं, ये भी जानेंगे। और हाँ, बारिश और मौसम का पूरा साइकिल कैसे काम करता है। और आखिर में बदलते क्लाइमेट से क्या नई मुश्किलें सामने आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बेसिक नेचर को समझते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां गर्मी और सर्दी दोनों ही अपने पीक पर होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के बिल्कुल सेंटर में बसे इस राज्य का मौसम इतना ड्रामाई क्यों है? क्या ये सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से है या इसके पीछे कोई और बड़ी साइंटिफिक वजह भी छिपी है? अगर हम ऑफिशियली देखें तो मध्य प्रदेश का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है गर्मियां गर्म और ह्यूमिडिटी वाली, साथ में जबरदस्त बारिश, और सर्दियां वो ठंडी और सूखी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरा है, मतलब लैंडलॉक्ड है। तो समुद्र का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ना, वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। नतीजा, गर्मी और सर्दी दोनों ही और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। अच्छा, तो अब जरा उन अनदेखी ताकतों की बात करते हैं जो यहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे रहकर मौसम का पूरा खेल चलाते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। पहला, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बहुत पास है, जिससे गर्मी तो ज्यादा होनी ही है। दूसरा, समुद्र से दूरी। इसका मतलब है हवा में नमी कम और टेम्परेचर में बड़े उतार चढ़ाव। और फिर आती है यहाँ की जमीन की बनावट, खासकर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और हाँ, मॉनसून की हवाएं। ये सब मिलकर ही यहाँ के क्लाइमेट का पूरा सिस्टम चलाते हैं। और यहीं पर विंध्य और सतपुड़ा रेंज का रोल आता है। सच कहूं तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश के मौसम के ग्रेट डायरेक्टर्स हैं। सोचिए, ये मॉनसून की हवाओं के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, उन्हें रोकते हैं, ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, और इसी से तय होता है कि राज्य के किस कोने में कितनी बारिश गिरेगी। तो अब आते हैं मेन इवेंट पर, मॉनसून। मध्य प्रदेश के लिए यह साल का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी क्लाइमेटिक इवेंट है। यह सिर्फ बारिश नहीं है, ये यहाँ की जिंदगी और इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मध्य प्रदेश मॉनसून पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। आप अंदाजा लगाइए, स्टेट की साल भर की टोटल बारिश का करीब 85 से 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट मॉनसून से आता है। बाकी के सारे सोर्सेज मिलाकर बस 10 से 15%, मतलब सब कुछ मॉनसूनी। और मॉनसून का अपना एक फिक्स कैलेंडर होता है। इसकी एंट्री होती है करीब करीब 15 से 20 जून के आसपास, फिर जून से सितंबर तक ये अपने पीक पर रहता है, और लेट सितंबर से अर्ली अक्टूबर तक इसकी वापसी हो जाती है। एक पूरा साइकिल है। यहाँ एक और मजेदार बात है, मॉनसून एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं आता। इसकी दो अलग अलग शाखाएं या कह लीजिए आर्म्स हैं। एक आती है अरेबियन सी से, जो स्टेट के साउथ वेस्ट हिस्से मतलब नर्मदा वैली और मालवा प्लेटो में जोरदार बारिश करती है, और दूसरी है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर और लगातार बारिश करवाती है। अच्छा, मॉनसून तो आ गया, पर उसके बाद क्या? चलिए अब बारिश और सीजन्स के साइकिल को समझते हैं। देखते हैं कि ये जो मॉनसून का पानी है वो पूरे राज्य में बंटता कैसे है और उससे कौन कौन से मौसम बनते हैं। ये बार चार्ट देखिए, ये राज्य में बारिश के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। ईस्ट मध्य प्रदेश में जहां 120 से 160 सेंटीमीटर तक झमाझम बारिश होती है,
फिर सेंट्रल हिस्से में आइए, यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर की मीडियम बारिश। और जब हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 60 से 80 सेंटीमीटर रह जाता है, बल्कि कभी-कभी उससे भी कम। तो पॉइंट ये है कि भले ही स्टेट का एवरेज एनुअल रेनफॉल 110 सेंटीमीटर हो, लेकिन नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है ना, वो एक रेन शैडो रीजन में पड़ता है। अब ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, बादल एक भीगे हुए स्पंज की तरह हैं। जब वो पहाड़ों से टकराते हैं तो अपना सारा पानी एक ही तरफ निचोड़ देते हैं, और जब तक वो पहाड़ के दूसरी तरफ यानी ग्वालियर भिंड जैसे इलाकों तक पहुंचते हैं, वो लगभग सूख चुके होते हैं। और बारिश के इसी पैटर्न से राज्य में 4 बिल्कुल क्लियर सीजन्स बनते हैं। मार्च से जून तक गर्मियां, जून से सितंबर तक रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम, फिर अक्टूबर नवंबर में आता है ऑटम, जो कि एक बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है, और आखिर में नवंबर से फरवरी तक सर्दियां। अब कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। गर्मियों की बात करें तो मई का महीना सबसे गर्म होता है, और इसी टाइम वो लू वाली गर्म हवाएं चलती हैं। दूसरी तरफ सर्दियों में स्टेट का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी में। चलिए अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम इन पुराने क्लाइमेट पैटर्न्स को आज के दौर के चैलेंजेस से जोड़कर देखेंगे। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा असर दिख रहा है वो इस एक लाइन में छिपा है। कम समय में बहुत तेज बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बारिश के दिन तो कम हो रहे हैं, लेकिन जब होती है तो इतनी जोरदार होती है कि बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो आज के दौर में मध्य प्रदेश कई तरह के क्लाइमेटिक स्ट्रेस से गुजर रहा है। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सूखे। ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ गए हैं। बुंदेलखंड और चंबल जैसे इलाके अक्सर सूखे की चपेट में रहते हैं, और किसानों के लिए मॉनसून का पैटर्न वह पहले जैसा भरोसेमंद रहा ही नहीं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इन सभी बदलावों के बीच भविष्य में भारत के दिल मध्य प्रदेश का वेदर साइकिल कैसा होगा? ये सिर्फ मौसम का सवाल नहीं है, ये सवाल यहाँ के लोगों का है, यहाँ की खेती का है, और यहाँ के पूरे भविष्य का है। और इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके लिए खास होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।